हेलो एवरीवन। आज हम लोग यहाँ पे अपना बात करने वाले हैं। कुछ जो आपके क्वेश्चंस रह गए थे मैं उनको यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि उसमें क्या होता है ना, काफ़ी टाइम हमारा लग जाता है और चैप्टर भी कंप्लीट करना है तो उतना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं हो पाता। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखने के लिए मैं वहीं पे दूँगी आपको, जो भी टॉपिक से रिलेटेड आएगा, लेकिन आपका जो आंसर है मैं यहाँ पर आपको चेक करके उसका वीडियो प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है आपको बिल्कुल भी। तो इसमें से हालांकि मैंने कुछ बातें आपको बताई थी, ये गोपाल जी के द्वारा लिखा गया क्वेश्चन है, और यहाँ पे कुछ बातें मैंने आपको बताई थी। मैंने कहा था कि हम शाम को आपको दे देंगे, हालांकि थोड़ा लेट हो गया है, बट कोई बात नहीं, आप इसे अच्छे तरीके से देख लीजिएगा एंड इसको देख के ना फिर आप दोबारा लिखने की कोशिश कीजिएगा यदि हो सके। वैसे आप, मैं यहाँ पे सबसे पहले बता दूँ तो आपकी हैंड राइटिंग जो है वो बहुत अच्छी है, बेस्ट है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हो सकता है कि अभी आप बहुत आराम से लिख रहे हों, अभी आपको एक आंसर लिखने में 30 मिनट या 1 घंटे भी लग रहे होंगे। ठीक है, लेकिन डोंट वरी, आप बहुत ही जल्दी ही दिनों में आप यदि कंटिन्यूटी बनाए रखते हैं तो आप आसानी से बहुत अच्छे तरीके से आंसर करने लगेंगे 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर। ठीक है, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको कंटिन्यूटी बना के चलनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन था ना आपका, क्या था क्वेश्चन कि संविधान में संशोधन करने के संसद के शैक्षिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है, यानी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, नियंत्रण रखता है। हमें क्या करना था, समालोचनात्मक इसमें विवेचना करना था। ठीक है, तो सबसे पहले ना बात क्या आती है, जो आलोचनात्मक होते हैं, कुछ समालोचनात्मक वर्ड आते हैं, तो तथ्यात्मक वर्ड भी आते हैं, विवरण करने के लिए भी कहा जाता है, विवेचना कीजिए कहा जाता है। तो इसमें से हमें क्या करना है, इन वर्डों का ध्यान रखना है। ठीक है, कि आलोचनात्मक विवेचना करनी है या सिर्फ विवेचना करनी है या इसमें समालोचनात्मक विवेचना करनी है। तो आलोचनात्मक आएगा तो हमें क्या करना है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ हम आलोचना की ही बात करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वही पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन यदि इसमें बोला जाता है कि आपको क्या करना है, समालोचनात्मक विवेचन करना है, तो हम इसकी कमियों के साथ साथ खूबियाँ भी बताएंगे और खूबियों के साथ साथ कमियाँ भी बताएंगे। ठीक है, दोनों हमें साथ लेके चलना पड़ेगा कि इतनी कमियाँ होते हुए भी ओवरऑल ये इतना हद तक सही है या ऐसे है। ठीक है, तो हमें ऐसा करना है। यहाँ पे जो आपने इंट्रो दिया है, सबसे पहले इंट्रो ही दिया जाता है और इंट्रो बहुत अच्छा खासा होना चाहिए, और इसका वर्ड लिमिट भी इंट्रो तक की तो ठीक है। और जैसे यहाँ पे लिखा था ना आपने कि संसद में संविधान संशोधन की शक्तियाँ निहित हैं, तो ये वर्ड बिल्कुल सही है, लेकिन आप ऐसा लिख सकते थे कि यानी कि संविधान के आर्टिकल 368 में, ठीक है, तो आर्टिकल भी डाल देते कि संविधान संशोधन की जो शक्तियाँ हैं किस में नहीं निहित है, तो आप, क्योंकि वो थोड़ा ना हम एक प्रूफ टाइप का दे देते हैं। हमें क्वेश्चन में ना ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर उसे पढ़ते ही समझ जाए। ये वर्ड भी बिल्कुल सही है, मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि यहाँ पे एग्जामिनर समझेगा नहीं, लेकिन इसमें हमें क्या करना है कि यदि आर्टिकल वगैरह हम मेंशन करते हैं, कोई धारा आ रही, कोई आर्टिकल आ रहा, कोई भाग आ रहा है, हमें उन चीज़ों को मेंशन कर देनी चाहिए कि आर्टिकल 368 में के तहत ये बातें कही गई हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है आपको। और उसके बाद ओवरऑल तो ये सही है, लेकिन आप इसे ऐसा भी बना सकते थे कि यहाँ पे जो संसद विशेष प्रक्रिया के द्वारा संविधान में, हमें ये तीनों ना लिखते कि 3 प्रक्रियाएं हैं जैसे आपने लिखा, क्योंकि क्या होता है, मैंने बताया था ना आपको कि वर्ड लिमिट की भी हमें ध्यान में रखने की बहुत ज़रूरत होती है। तो हम तो पहला लिख सकते थे कि आर्टिकल 368 के तहत संविधान में संशोधन की शक्ति जो है संसद में निहित है, और संसद क्या होता है कि विशेष प्रक्रिया के द्वारा संविधान में संशोधन कर सकती है। तो हमें ये तीनों बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और साथ ही क्या होता है इसमें हम लिख देंगे कि साथ ही संतुलन के सिद्धांत के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय को संसदीय विधियों तथा संविधान संशोधन की समीक्षा की भी शक्ति दी गई है। ठीक है, तो इसमें से जैसे आपने ये लिखा ना यहाँ पे कि वह क्या कर सकती है, संविधान में किसी भी प्रावधान को जोड़कर संशोधित करके इसमें संशोधन कर सकती है। यहाँ पे आपने बताया कि 3 इसमें दी गई है। हमें क्या करना है, जो हमने पहले ही आपको बताया कि समालोचनात्मक करनी है, हमें स्टार्टिंग से ही ये नहीं करके चलना है कि हम सिर्फ, आपने सिर्फ किसका वर्णन किया यहाँ पे कि संसद के पास क्या पावर है, सुप्रीम कोर्ट की, तो इसमें आपने बात नहीं की इंट्रो में। ठीक है, तो इंट्रो में आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी है, ये इनसे आप बचिए। फ्लो चार्ट बनाना है, बेशक बनाना है, कहाँ पे बनाना वो आप लोग धीरे धीरे समझ जाएंगे। तो इसमें से आर्टिकल लिख के हम सीधे से लिख देंगे ना, विशेष बहुमत के द्वारा
इसे संसद में क्या क्या कर दिया जा सकता है, संशोधन कर सकती है। यानी संसद के पास ये पावर है कि वो स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू इसे संशोधित कर देगी। ठीक है, तो 2 लाइनों में तो ये आ जाएगा हमारा। उसके बाद हम लिख देंगे कि यहाँ पे आगे लिखेंगे ना कि साथ ही संतुलन के सिद्धांत के अनुरूप समालोचनात्मक, ये वर्ड आप हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ लास्ट में क्या लिखा हुआ है। तो संतुलन के सिद्धांत के अनुरूप हमें क्या लिखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट को संसदीय विधियों तथा संविधान संशोधन की समीक्षा की भी शक्ति दी गई है। तो यहाँ पे हमने संसद का भी बता दिया कि इतना था, और सुप्रीम कोर्ट का भी 2 लाइन में हमने बता दिया। ये हमारा इंट्रो पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है, इतने में हमारा कम से कम नहीं तो 50 वर्ड, ज़्यादा आप लेंगे तो 50 वर्ड, 35, 30 या 40 हो जाते हैं तो ठीक है। यदि आप ज़्यादा ही करना चाहते हो तो 50 करें वर्ड, उससे ज़्यादा आप इंट्रो में वर्ड ना डालिए, जबकि 150 से 200 का क्वेश्चन हो। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे आगे। तो यहाँ पे मैं कहूँगी अभी कि इसमें ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हमें बार बार मैं यही कहूँगी कि वर्ड लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसे हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब दिन आते हैं हम बॉडी पार्ट में आते हैं। बॉडी पार्ट की हम बात करेंगे यहाँ पे। तो आपने क्या लिखा है इसमें कि संसद संविधान में संशोधन मूल ढांचे की शर्तानुसार या आवश्यकता अनुसार साध है। ठीक है, पता नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा क्या आपने लिखा है यहाँ पे। तो शर्ता अनुसार है, ठीक है, कि शर्त के अनुसार करती है, और दूसरे शब्दों में संसद संविधान के मूल ढांचे के अलावा किसी भी व्यवस्था को संशोधित कर सकती है। तो ये जो आपने लिखा है ये भी आपका सही है, लेकिन मैंने आपको बताया था, और यहाँ पे निर्णय उच्चतम न्यायालय ने जो दिया था, तो आपने ये बताया कि ये केशवानंद बनाम भारती मामला और मिनर्वा मिल्स मामला, तो ऐसा भी आप लिख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फिर वही होगा, हमारा एक पक्ष वाला आ जाएगा। तो हमें सीधे एक पैरा में पूरा लिखना है, या पॉइंट वाइज लिख दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया वर्ष, सीधे सीधे यहाँ पे आपको लिखना है कि वर्ष 1973 में केशवानंद भारतीवाद में दिए गए निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया था कि सर्वोच्च न्यायालय की पुनरावलोकन की शक्ति को और भी पुष्टि करते हुए मूल ढांचे का सिद्धांत दिया। ठीक है, हमने एक बात सुप्रीम कोर्ट की, तो दूसरी बात हमें किसकी करनी पड़ेगी, क्योंकि समालोचनात्मक है, हमें सिर्फ एक का नहीं देखना है। तो समालोचनात्मक में सेकंड पार्ट वहीं पे उसी पैरा में, या तो आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट वाइज यदि आप लिख रहे हैं, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि 42वें संविधान संशोधन, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसकी पुष्टि कर दी थी कि मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया। और उसके बाद हम देखें आगे क्या हुआ कि संसद द्वारा 42वें संविधान संशोधन, यानी जो 1976 में हुआ, तो आप इसे लिखेंगे कि संसद द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से विधि निर्माण एवं यदि हम देखें कि संविधान संशोधन के संदर्भ में संसदीय जो सर्वोच्चता को स्थापित कर दिया। ठीक है, कि दोनों का हमें लेके चलना है, तो हमने जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वें संविधान संशोधन को कहते हैं उसे हम डालेंगे। लेकिन फिर वहीं पे हम बाद में बताएंगे, क्या बताएंगे कि वहीं पे मिनर्वा मिल्स मामला 1980 आता है, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट फिर से अपने न्यायिक पुनरावलोकन की पद्धति को पुनः स्थापित करता है। ठीक है, यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, या सुप्रीम कोर्ट ने किया। आप कुछ भी वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, जो अपनी मतलब जो भी आपका फ्लो बना हुआ है उस हिसाब से। तो यहाँ पे आपका सेकंड जो बॉडी पार्ट है वो कंप्लीट होता है, और उसके बाद अभी बॉडी पार्ट में और लिखेंगे कुछ बातें हम लोग। उसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या है कि संविधान की मूल संरचना या उसके बुनियादी तत्व का उल्लंघन करने वाले किसी संशोधन के बारे में न्यायपालिका का फैसला अंतिम होगा। ये केशवानंद बनाम भारती मामला में आपने लिखा कि स्पष्ट हो गया था। यही हमारे वर्डों को बढ़ा रहा। हमने आपको बताया था ना कि हमारे पास नॉलेज बहुत ज़्यादा, मैंने बहुत ज़्यादा, अभी केशवानंद का तो अलग से केस नहीं पढ़ा, लेकिन हमने उसमें ही बहुत ज़्यादा बातें कर ली हैं। हमें लिमिट में रहना है अपने, कि कैसे एक आंसर बन जाए और कैसे हमारे पूरी बात भी हो जाए। वो होता है ना, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ऐसी वाली कहानी हमें लेके चलनी है। तो हमने उतनी बात वहाँ पे कर दी, वहाँ से सारी बातें स्पष्ट हो चुकी है। मिनर्वा मिल्स बाद मामला आता है, उसके बाद फिर से वो अपनी सर्वोच्चता की बात करता है। अब देखते हैं यहाँ पे कि नीचे देखेंगे, ये जो आपने लिखा शायद ना भी लिखते तो चलता। और उसके बाद यहाँ पे कि संसद ने इस मूल ढांचे के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया कि संसद, यानी कि यहाँ पे देखें
कि जो संसद की विधायी शक्ति की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान में न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। ये देखिए आपने क्या गलती की है, आपने मतलब मेरे द्वारा मुझे लगता है जो कहानी बताई गई थी वो सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये हमें मात दे सकती है। हमने बताया ना कि हमें ओवर नॉलेज नहीं पुटअप करना है। हम जब भी लिखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हमने सीधे एकदम फंडा क्लियर है हमारा कि हमने बता दिया कि आर्टिकल 368 के तहत ऐसी ऐसी बातें की गई, लेकिन वहीं पे हमें संतुलन बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ ऐसे पावर दिए गए। फिर हमने केशवानंद बनाम भारती का मामला लिया, देन वहाँ पे सेकंड में हमने बात कर दी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो संसद थी अपनी सर्वोच्चता फिर से साबित करती है। लेकिन 1980 का मिनर्वा मिल्स मामला आता है, वहाँ पे फिर सुप्रीम कोर्ट अपने न्यायिक पुनरावलोकन को पुनर्स्थापित करता है, ठीक है, और वो आज भी स्थापित है। तो कहीं ना कहीं इन थोड़ा सा ना ये जो आपने कहानी बता दी कि यहाँ पे अधिनियम पारित कर दिया और संसद की विधायी शक्ति की कोई सीमा नहीं है और किसी भी यानी संविधान को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है, और इस प्रावधान के उच्चतम न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स बाद में अन्याय यानी कि ये जो अमान्य कर दिया, क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा को स्थान नहीं दिया गया था जो कि संविधान की मूल विशेषता है। तो इतना ज़्यादा हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इतने तक ओवरऑल हमारा आंसर ही आना चाहिए, इतने पेज तक कुल आंसर ही आना चाहिए, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इतने पेज तक आना चाहिए, एक पेज और दूसरे पेज का आधा हाफ, उतने 150 से 200 वर्ड इतना ही मांगता है हमसे, ठीक है। और उसके बाद अब हम जब दूसरे पेज में आते हैं हम सीधे से लिख देंगे ना कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता की स्थिति कायम है, ठीक है। हमने बॉडी पार्ट लिखी और बॉडी पार्ट में उतना लिखने के बाद भी हमारा काम चल जाएगा, ज़्यादा ना भी बताएं, सीधे ओवरऑल कंक्लूजन में आ जाएंगे कि भारत में हम कह सकते हैं कि सर्वोच्चता की स्थिति कायम है। और जिसके अनुसार क्या है कि आप ये बता सकते, मैंने उस दिन भी आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि विधायिका हो गई, जैसे सर्वोच्चता की स्थिति कायम का मतलब क्या है कि जिसके अनुसार क्या है आप ये भी बता सकते हो, चाहे फ्लो चार्ट में आप बता दें यहीं पर विधायिका में कि किस तरीके से कायम है, तो आप बता सकते हैं कि विधायिका फ्लो चार्ट बना के, जैसे वो 3 बनाया था आपने, तो यहाँ पे आप फ्लो चार्ट बना सकते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। और उसके बाद तो इनके मध्य क्या होता है कि संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित किया गया है। चूँकि क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्याकार तथा मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। यहाँ पर आप फिर बाद में लिखेंगे कि इन्हें बिल्कुल सर्वोच्चता कायम है इन पर, लेकिन इनमें से क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय को कहीं ना कहीं क्या माना गया है कि उसे संतुलन एवं सामंजस्य स्थापित करने के लिए कहीं ना कहीं इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। और सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का व्याख्याकार तथा मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना गया। जहां इन्हें इतनी प्रायोरिटी दी गई है तो सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं ये माना गया है। अतः आप लिख सकते हैं कि न्यायिक पुनरावलोकन की स्थिति उचित प्रतीत होती है, क्योंकि हमें समालोचनात्मक वर्णन करना था। क्वेश्चन प्लीज़ देखिए आपकी क्या कह रहा वो कि भारत में संशोधन करने के संसद के स्वैच्छिक अधिकार पर भारत का उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है। उच्चतम न्यायालय नियंत्रण रखता है, तो हमें ये साबित करना कि कैसे रखता है। हम लिखेंगे कि सारी बातें जो अभी मैंने स्टार्टिंग से बताई, फिर आप लिखेंगे कि अतः क्या होता है कि न्यायिक पुनरावलोकन की जो स्थिति है वो हमें उचित प्रतीत होती है, सारे आधारों को बताते हुए कैसे कि संतुलन सामंजस्य स्थापित करने के लिए इसकी सर्वोच्चता होनी चाहिए। और हम बताएंगे कि इसकी पुनरावलोकन की जो स्थिति है उचित प्रतीत हमें होती है। और उसके बाद भारत की यह स्थिति ब्रिटेन के विपरीत है, यानी कि कैसे ब्रिटेन के विपरीत है, आप थोड़ा अदर कंट्रियों को एग्जांपल भी ले सकते हैं जहां पे आप बताएंगे कि बता सकते हैं कि ब्रिटेन के विपरीत कैसे, तो ये भी बताना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि विधि निर्माण में संसदीय शक्ति की यदि हम देखें कि सर्वोच्चता स्थापित है। और हमारे भारत में क्या है कि हालांकि इसमें बताया गया कि न्यायालय को अपने दायित्वों का निर्वहन संवैधानिक सीमा में ही रहकर करना चाहिए, यानी कि जो न्यायालय है, ठीक है, हमने देखा कि हमारे इंडिया में क्या है यहाँ पे कि इनको पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है, लेकिन हम बाद में ये भी लिख देंगे ना, हमने लिखा कि इन्हें पुनरावलोकन की स्थिति हमें उचित प्रतीत होती है। हमने ब्रिटेन का भी एग्जाम्पल दिया कि वहाँ संसदीय शक्ति है जो कि भारत के विपरीत है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे कि इसे बहुत बेहतर ना बताते हुए हम इतना बताएंगे कि जो हमारा हालांकि जो न्यायालय है उसे अपने दायित्वों का निर्वहन संवैधानिक सीमा में ही रहकर करना चाहिए। जनता द्वारा चुनी हुई विधायिका के कार्यों में न्यायालय का जो है सक्रिय हस्तक्षेप भी लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। तो हमने बाद में संसद की भी प्राथमिकता
दे दी। ठीक है कि यहाँ पे उसे अपने दायरे में ही रहकर करना चाहिए, क्योंकि जो जनता के द्वारा विधायिका चुनी गई है उसके कार्यों में हर बार न्यायालय का हस्तक्षेप करना ये लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं अच्छा नहीं है। तो हम ओवरऑल ये बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि अब आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। तो एक बार ना आप फिर लिखने की कोशिश करिएगा, ज़्यादा टाइम नहीं, बस मतलब आप राइटिंग को भी ध्यान दीजिए, लेकिन टाइम देख के लिखा करिए आप लोग। हालांकि अभी स्टार्टिंग है तो मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप ज़्यादा परेशान हो, ज़्यादा हताश हो, बस आराम से करते रहिए, आपका पूरा अच्छे तरीके से हो जाएगा। थोड़ा एक एक चीज़ें हमें समझना कि किस तरीके से करना, बाकी सबका वही ट्रैक चलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो आपने इतना सारा लिखा था ना कहीं आप कहानी पूरी बताने की कोशिश किए हैं कि इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय धार्मिक समीक्षा एवं संविधान के मूल ढांचे की कल्पना के आधार पर ही, आप देखिए ना, खुद देखिए हमारा क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है और हम आंसर एक ही पक्ष में हमारा जा रहा है। आप खुद पढ़िए कि हमारा आंसर, जो आपका आंसर, वो एक पक्ष में जा रहा। हमें दोनों पक्ष, यदि एक लाइन हम सुप्रीम कोर्ट की लिख रहे हैं तो एक लाइन संसद की हमें लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया आपने कि यहाँ पे संसद पर युक्तिपूर्ण निर्देशन और आरोपित करता है, मूल ढांचे के अंतर्गत संसदीय तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के लक्षण विद्यमान होते हैं। ये सारी चीज़ों से ऑलरेडी पता होती। ठीक है, हमें इतनी कहानी नहीं बताने की ज़रूरत होती। और यहाँ पे आपने जो लिखा कि सभी जीवंत संविधान बहस, तर्क वितर्क, प्रतिस्पर्धा और व्यवहारिक जाति मतलब राजनीति की प्रक्रिया से गुजर कर ही विकसित होते हैं। तो ये पूरी कहानी आप जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़े हैं उसी को आप यहाँ पे प्रदर्शित कर दिए हैं। ठीक है, तो इतना सब कुछ नहीं करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपने ओवरऑल निष्कर्ष में ना कहीं थोड़ा सा ये लिखने का ये भी एक तरीका होता है कि आपका ये निष्कर्ष कहीं लग ही नहीं रहा कि निष्कर्ष है, जैसे ये शायद आपने निष्कर्ष ही लिखा हो यदि, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा है कि 1973 के बाद न्यायालयों ने कई मामलों में बुनियादी संरचना के तत्वों को निर्धारित करने का प्रयास किया और एक अर्थ में बुनियादी संरचना के सिद्धांत में क्या हुआ, सिद्धांत से संविधान की कठोरता और यहाँ लचीलेपन का जो हमें संतुलन और मजबूती हुई है। और यहाँ पे देखें कि उसके कुछ हिस्सों को संशोधन प्रक्रिया के अंतर्गत लाने और संविधान के दायरे से बाहर रखने से कठोरता और लचीलेपन का संतुलन निश्चित यानी पुष्टि हुआ है। तो ये इतनी सारी बातें ना, ये महाभारत लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये निष्कर्ष नहीं लग रहा। ठीक है, और जब भी आप लिखें तो एक थोड़ा सा और समझ लीजिए, अब से जब से आंसर लिखेंगे स्टार्टिंग में आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। पैराग्राफ आदमी आपने सुना होगा, यदि आपको पता ना हो थोड़ा सा मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जितने लोग भी आप सुन रहे हैं, कि जब भी हम आंसर लिखते हैं तो आपने स्कूल वगैरह में सुना होगा पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। हमेशा हम लिखना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये इतना आप छोड़ देना, इतना आपको नहीं लिखना। यहाँ से पैराग्राफ स्टार्ट होता है, फिर यहाँ से आता है, यहाँ से आता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप बॉडी पार्ट जो है पॉइंट में लिख सकते हैं। और ओवरऑल जब कंक्लूजन में आप आएंगे यहाँ पे, तो कंक्लूजन आपको फिर यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, कंक्लूजन में आप यहाँ पे लिखेंगे। अतः चूँकि जो भी आप वर्ड इस्तेमाल करेंगे कि ऐसा ऐसा है, वो ओवरऑल कंक्लूजन ऐसे देंगे। लिखने का ये पैटर्न होता है, पूरा एक वे में आप लिखते जा रहे हो ऐसा नहीं है। बॉडी पार्ट आप पॉइंट वाइज लिखिए, कंक्लूजन वगैरह ऐसे आप पैरा में ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। और मैं जो आरक्षण का है उसको कल ऐसे ही वीडियो बना के इसी चैनल पे डाल दूँगी, तो आप उसका भी देख लीजिएगा। बस कंटिन्यूटी मत छोड़िएगा, मैं यही कहूँगी। और ऐसे ही प्रयास करते रहिए, काफ़ी अच्छा आपने कोशिश की है। ऑल द बेस्ट, और आगे भी आपका बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बस धैर्य रखिए, होगा अच्छा।